इसमें कह रहा है iron 3 oxide can be reduced to iron metal using carbon monoxide at a temperature of 1000 degrees Celsius. इक्वेशन दी हुई है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा, इंडिविजुअल एंट्रोपीज दी हुई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले उसने पूछा है एंट्रोपी। एंट्रोपी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन सारी याद रखना। कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए आप सिंपल क्या करते हो? एंट्रोपी ऑफ टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, बस सिंपल। तो सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी एंट्रोपी दी हुई है 214। अभी एंट्रोपी पर मोल होती है। ठीक है, जैसे एंथैल्पी होती है, अभी 3 मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वेशन में, तो मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली अपना आयरन के, एलिमेंट आयरन के भी 2 मोल हैं, तो 2 इंटू 27। ये आपकी प्रोडक्ट की हो गई। और रिएक्टेंट की एंट्रोपी आयरन 3 ऑक्साइड है 90, 1 मोल है प्लस, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज 3। तो ये सारी पॉजिटिव ही है एंट्रोपी, तो ये वैल्यूज देखिए और ये आप इसका आंसर निकाल लोगे। सही है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रीटी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सही है ना? यहाँ तक आगे बढ़े, निकालिए, किसी ने तो बता दो वैल्यू। इज कमिंग आउट टू बी प्लस 12 जूल्स पर केल्विन पर मोल। एंट्रोपी का यूनिट जूल्स पर केल्विन पर मोल होता है। एंथैल्पी का सिर्फ जूल्स पर मोल होता है, एंट्रोपी में टेम्परेचर भी आता है। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो फ्री एनर्जी, देखो हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है कि अगर टोटल, अभी ड्राइव नहीं करना, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। टोटल एंट्रोपी जो होती है वो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जो कि अभी हमने निकाला है ना, एंट्रोपी चेंज वो सिस्टम का एंट्रोपी है, रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, और प्लस टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब सराउंडिंग की एंट्रोपी के लिए हमें एक फॉर्मूला बताया गया है, तो उसमें हम वो फॉर्मूला रखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला अगर आप रखोगे इसमें, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? सिस्टम की टोटल एंट्रोपी चेंज माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। जो भी रिएक्शन की एंट्रोपी आप निकाल रहे हो उसकी एंथैल्पी चेंज आपको गिवन होगा, दिया हुआ है इक्वेशन में क्वेश्चन के साथ। सही है, और आपसे उसने पूछा है फ्री एनर्जी निकालो। फ्री एनर्जी के लिए हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था? हमने ये जो टेम्परेचर है इसका एलसीएम लिया था, और टी को जो है टेम्परेचर को हम इसके साथ ले गए थे। मतलब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। और फिर हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई पे माइनस किया था, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या बन गया था? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, और टी इंटू टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऐसा ही था ना? और फिर हमने कहा था कि ये हमारा जो माइनस टी टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ टोटल चेंज इन एंट्रोपी है, इसको हमने बोला था ये गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर है। गिब्स फ्री एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। आपने डायरेक्ट ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, आपने डायरेक्ट ये याद रखना है बस। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखोगे और इसमें वैल्यूज पुट करोगे, फ्री एनर्जी आ जाएगी। बाकी ये जो सब मैंने ये करवाया ना, ये सिर्फ रिकॉल के लिए करवाया। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन में करने नहीं बैठ जाना। अच्छा, इस फॉर्मूला में टेम्परेचर जो है वो हमेशा केल्विन में रखोगे। अब फ्री एनर्जी निकालनी है। इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आपको गिवन है ऊपर इक्वेशन का, वो क्या है? माइनस 43.6 किलो जूल पर मोल। तो वो आपने रखा माइनस, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन की जगह माइनस 43.6
माइनस, अच्छा टेम्परेचर रखना है, फिर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लेकिन ये केल्विन में रखते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25 प्लस 273 कर देंगे, तो ये 298 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, जो आपने अभी ऊपर निकाला है ना, प्रोडक्ट माइनस कितना आया था, 12। अभी जो 12 है ये जूल्स पर केल्विन पर मोल में है, और जो इंथैल्पी चेंज आपको गिवन है वो किलो जूल्स पर मोल में, मतलब ये किलो जूल्स है और एंट्रोपी जो है वो जूल्स में है। तो आपको यूनिट यूनिफॉर्मिटी करना जरूरी है, मतलब या तो आप इंथैल्पी चेंज को किलो जूल से जूल्स में कन्वर्ट करो, या आप जो एंट्रोपी ले रहे हो 12, अभी प्लस आई थी तो प्लस का साइन मैंने लिखना चाहो लिख दो, कोई मसला नहीं है, तो प्लस 12 लिख दो, लेकिन ये जूल्स में, इसको या तो किलो जूल्स में कन्वर्ट करो, या इंथैल्पी चेंज 43.6 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करके जूल्स में कन्वर्ट करो, या आप एंट्रोपी को डिवाइड बाय 1000 करके किलो जूल्स में कन्वर्ट करो। तो ये काम तो करना पड़ेगा, तो ये फ्री एनर्जी आ जाएगी, बस सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगाना है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन 4 पार्ट 4 में पूछ रहा है, सजेस्ट बाय टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस इज यूजुअली यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन इवन दो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या फीजिबल एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो फ्री एनर्जी की जो वैल्यू आपकी आएगी, अब ये भी याद रखना कि अगर देखो टोटल इंट्रोपी चेंज अगर हम निकालते हैं, मतलब अगर हम ये जो हमने पहली इक्वेशन लिखी है यहाँ पे ये टोटल इंट्रोपी चेंज निकाल लेते अगर, तो हमें कंक्लूजन तो फिर भी पता लग जाता, लेकिन हमने उसको सब्स्टिट्यूट करा डेल जी से, टेम्परेचर को न्यूमरेटर में लाके। तो अगर टोटल इंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल कहलाता है। लेकिन अगर टोटल इंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल कहलाता है। सिमिलरली, क्योंकि देखो ये हमारे पास टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ टोटल इंट्रोपी चेंज फ्री एनर्जी के बराबर है ना, तो इस माइनस की वजह से इनकी कंक्लूजन इनवर्स है। मतलब अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो टोटल इंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, इसी तरह टोटल इंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होगा, ऐसे सॉरी फ्री एनर्जी अगर लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। इसी तरह फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। अभी हमने टोटल इंट्रोपी चेंज की टर्म्स में तो आंसर नहीं निकाला है, हमने तो फ्री एनर्जी की टर्म्स में निकाला है, और जो हमारी फ्री एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -47.2। मतलब ये जो वैल्यू आई है -47.2 है, अभी नेगेटिव में आ रही है, इट मीन्स के रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने करा है ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये स्पॉन्टेनियस आ रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रही है फ्री एनर्जी की वैल्यू। तभी वो कह रहे हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्शन जो है करवाते हैं, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे भी वो स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन फिर हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्यों करवा रहे हैं? तो उसका रीजन भाई क्या हो सकता है, हम ज्यादा टेम्परेचर पे इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें जल्दी करवाना है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, या उस क्या कहते हैं रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो या लो, उसका स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपका भाई हम ज्यादा टेम्परेचर पे इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें स्पीड अप करना होता है रिएक्शन को, या रिएक्शन की हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई temperature is used to increase rate of a reaction। सही है, क्लियर हुई बात?
आगे बढ़े। एमन, अली, कुमैल, मरियम। अच्छा चलो ये क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करो, ये 2 मिनट देना, लेकिन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्या आंसर बना पहले का? क्वेश्चन में कह रहा है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस की जगह फिजिबल का भी वर्ड यूज करेगा वो। ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन अभी अभी हमने ड्राइव भी की है, लेकिन ये इक्वेशन आपको याद भी होनी चाहिए। इसने तो खुद दे दी है यहाँ पे, लेकिन मेक श्योर कि ये इक्वेशन आपको याद भी हो। वैसे एज पर सिलेबस यू शुड नो हाउ टू रीच टू दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, जो कि टोटल एंट्रोपी चेंज का था। मतलब डेरिवेशन भी आनी चाहिए तुम्हें, लेकिन पूछी नहीं है कभी उसने, लेकिन सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें यहाँ तक पहुंचना आना चाहिए उसमें। बहरहाल ये इक्वेशन जो है वो आपको याद भी होनी चाहिए, अभी तो उसने दी भी है। कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन एंट्रोपी। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जल्दी से सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लिख के बता दो, पता लग जाए कि क्या समझ आ रहा है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, HCl एक्वस फॉर्म में होता है। रिएक्शन पे सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में सॉल्युबल सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो रिएक्टेंट साइड पे तो कोई गैस नहीं थी, प्रोडक्ट साइड पे गैस है। जब भी गैस के मोल्स इंक्रीज होते हैं तो एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 0 मोल ऑफ गैस थे, अब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, लेकिन आ तो गया ना, 0 से तो बड़ा ही हाफ। तो एंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज होगी। और एक्सप्लेनेशन इसकी क्या लिखोगे, क्योंकि गैस इज फॉर्म इन द प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द प्रोडक्ट इज मोर, गैस इज फॉर्म, और या तो फिर ये लिख लो ताकि सबके लिए जनरल हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट। इनफैक्ट रिएक्टेंट साइड पे कोई गैस ही नहीं है, तो मोर नंबर ऑफ मोल लिखने का मतलब ये कि आप रिएक्टेंट साइड पे भी आपको लग रहा है कि गैस है, तो इसको ट्राई करना कि सिर्फ ये लिख दो कि देयर वाज नो गैस इन रिएक्टेंट बट प्रोडक्ट हैज हाइड्रोजन गैस। अच्छा, सेकंड में सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। तो जब कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व हो रही है, सॉलिड है, सॉलिड से वो एक्वस स्टेट में आ रहा है, तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, एक्वस साइन लिक्विड फॉर्म में। तो एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। तो एंट्रोपी इंक्रीजेस बिकॉज वी हैव फ्री मूविंग आयंस in aqueous potassium chloride, so disorderness increases. अच्छा, स्टीम कंडेंसिंग टू वाटर, स्टीम गैस है और वाटर लिक्विड है, तो डिसऑर्डरनेस कम हुई है। जब गैस से लिक्विड में जाओगे तो डिसऑर्डरनेस कम होगी, तो एंट्रोपी कम होगी। तो आप यू कैन जस्ट राइट डिसऑर्डरनेस हैज डिक्रीज्ड या ऑर्डरनेस हैज इंक्रीज्ड, या डिक्रीज इन गैस कुछ भी लिख सकते हो। डिसऑर्डरनेस डिक्रीज फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट कैन बी डिकम्पोज्ड, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज आर शोन, कैलकुलेट फ्री एनर्जी
del G is free energy ना, gives free energy for this reaction at 298 Kelvin. Include a relevant sign and give your answer to 3 significant figure. 3 मार्क्स का है और बड़ा सिंपल है। फ्री एनर्जी का आपने फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है आपको, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि याद रखना ये फॉर्मूला, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन था, यहाँ पे गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है फ्री एनर्जी का? दिस इज एंथैल्पी चेंज माइनस टी इनटू एंट्रोपी। अब ये जो एंट्रोपी है सिस्टम की एंट्रोपी होती है। फॉर्मूले में जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज सिस्टम की एंट्रोपी। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी की वजह से तो एंथैल्पी चेंज आ गया, उसको तो सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो मेक श्योर सिस्टम की एंट्रोपी आपको याद रहे, और सिस्टम की एंट्रोपी इस रिएक्शन के लिए आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंडिविजुअल एंट्रोपीज दी हुई है। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसको निकाल के फिर आप इस इक्वेशन में एंथैल्पी चेंज गिवन है और टेम्परेचर आपको गिवन है 298 केल्विन, केल्विन में ही, और सिस्टम की एंट्रोपी आप निकालोगे। बस मेक श्योर कि जो सिस्टम की एंट्रोपी आप निकाल रहे हो वो जूल्स में आएगी, तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर देना ताकि वो किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो फ्री एनर्जी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। निकाल लोगे ये सारे? जी सर। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है। तो ये आपकी प्रोडक्ट की टोटल एंट्रोपी और रिएक्टेंट की एंट्रोपी सबके 1 मोल ही है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये सिस्टम की एंट्रोपी आ जाएगी आपके पास, और जो सिस्टम की एंट्रोपी आ रही है वो आप फिर उसके साथ क्या करोगे आपको पता है, इस इक्वेशन में रखना है आपको। ठीक है, ये आ रही है प्लस 175.2, और फिर यहाँ पे एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है प्लस 117 माइनस टेम्परेचर आपको केल्विन में ही दिया हुआ है, और सिस्टम की एंट्रोपी आ रही है प्लस 175.2, उसको डिवाइड बाय 1000 कर देना बस। तो आपके पास फ्री एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। वो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे रखनी है। यू गाइस नो व्हाट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर? 64.8 और इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। Explain with reference to del G why this reaction becomes more feasible at a higher temperature. तो ये रिएक्शन अभी हमारा, क्योंकि हमारी गिफ्ट फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है या नॉन फिजिबल है? तो जाहिर है ये नॉन फिजिबल है, तो हायर टेम्परेचर पे कहीं जाके फिजिबल होगा। तो रिएक्शन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से देखो ये जो एक्सप्रेशन बनना है ना, इसी में से आंसर निकालना है इसका। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसका, तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू तो वही है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वाली एक्सप्रेशन में ये फैक्टर इंक्रीज होगा, और हमारा जो एंथैल्पी चेंज है, एक मैंने डेल टी लिख दिया, दिस इज, ये इंक्रीज होगा। एंथैल्पी चेंज तो रिएक्शन का वही रहेगा, लेकिन जब ये वैल्यू बड़ी हो गई है, ये इसमें से माइनस होगी, तो आंसर छोटा आएगा। जितना आंसर छोटा होगा, छोटा होते होते नेगेटिव में चला जाएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एट हायर टेम्परेचर इस वैल्यू डेल जी की वैल्यू है ना, इसकी जगह बेसिकली टी इंटू टोटल एंट्रोपी था, माइनस टी इंटू टोटल एंट्रोपी। ये हमें किसी तरह से नेगेटिव करना है। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर तुम ये भी लिख सकते हो कि जो फ्री एनर्जी है बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, बस जब ये डेल जी मोर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन ज्यादा फिजिबल होता जाएगा। क्लियर? सर पार्ट 2 दोबारा एक्सप्लेन कर दे। देखो पार्ट 2 में हम, अगर आप इक्वेशन देखो तो हमारे पास टोटल एंट्रोपी के लिए जो एक इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। ये वाली इक्वेशन भी इस फॉर्म में याद रखना, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन माइनस टी इंटू टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, और इसकी जगह माइनस टी इंटू टोटल एंट्रोपी की जगह डेल जी रख सकते हैं, फ्री एनर्जी। राइट? तो ये जितना वैल्यू, देखो फ्री एनर्जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो रिएक्शन फिजिबल होता है। तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, कब नेगेटिव होगी? देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन चेंज नहीं हो सकता, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, ये टेम्परेचर ही यहाँ पे चेंज होगा। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये जो डेल जी की वैल्यू आएगी ये मोर नेगेटिव आएगी। देखो अगर एंथैल्पी चेंज हमारा इस रिएक्शन में 117 था,
और इंट्रोपी चेंज हमारा 175.2 आया है। तो टेम्परेचर अभी हमने रखा हुआ है कितना, 298 केल्विन। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो बाकी सारी वैल्यू तो ये रहेंगी। टेम्परेचर लेट से हमारा हो गया 500 केल्विन। तो जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो मोर नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो जब इससे माइनस होगी तो और छोटी वैल्यू बनेगी। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना डेल जी जो है वो मोर नेगेटिव आएगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना डेल जी बिकम्स मोर नेगेटिव। और जब डेल जी यानी फ्री एनर्जी मोर नेगेटिव होती है तो उतना रिएक्शन फिजिबल होता जाता है। मुझे ये लिखना है सिंपल। आप समझ, यहाँ से मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो। क्लियर हेमंत? जी सर। अच्छा जी, पार्ट सी हमें क्या कह रहा है? ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट एज शोन। Calculate the minimum temperature at which this reaction becomes more spontaneous feasible. अब देखो, कोई रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर मैं वो टेम्परेचर चेक करना चाह रहा हूँ जिसपे वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो देखो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू या फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्पॉन्टेनियस है, और अगर लेस देन 0 है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज की जगह पे, ये हमारा देखो ये इक्वेशन बनती है, अगर मैं वो टेम्परेचर निकालना चाह रहा हूँ जिसपे रिएक्शन जस्ट स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो वो टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं? हम अगर ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो पहली वाली, तो आप यहाँ पे टोटल एंट्रोपी की जगह 0 रख दोगे, और जो टेम्परेचर निकालोगे उस टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी उससे अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो वो स्पॉन्टेनियस है, अगर उससे छोटा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब वो लिमिटिंग टेम्परेचर है, जिससे बड़ा करोगे तो स्पॉन्टेनियस, छोटा करोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली अगर ये दूसरी इक्वेशन यूज करोगे तो डेल जी की जगह 0 रख देना। अगेन यहाँ पे जो आप टेम्परेचर की वैल्यू निकालोगे, वो टेम्परेचर की वैल्यू से बड़ा अगर टेम्परेचर होगा तो स्पॉन्टेनियस, और अगर छोटा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वो लिमिटिंग टेम्परेचर आ जाएगा जिससे बड़ा स्पॉट, दोनों इक्वेशन से एक ही बात पता लगेगी, टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो उससे बड़ा स्पॉन्टेनियस, उससे छोटा नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ आई ये बात? अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। अब हमें फ्री एनर्जी की इक्वेशन इसी क्वेश्चन में गिवन थी पहले, तो अगर मैं फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन यूज करूंगा तो डेल जी की जगह मैं 0 रख दूंगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन माइनस टी इंटू टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। टेम्परेचर को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डिवाइडेड माइनस entropy change of a system. Temperature is enthalpy change of a reaction divided by entropy of a system. Change in entropy of a system. अब आपने enthalpy change of a reaction आपको गिवन है which is plus 130, ये है किलोजूल पर मोल में, ठीक है। और इंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, ये जो इक्वेशन के साथ इंट्रोपी लिखी हुई होती है ना, ये सिस्टम की होती है। सराउंडिंग की इंट्रोपी तो आपको देगा ही नहीं कभी ना, वो सिस्टम की होती है। आपको टोटल इंट्रोपी निकालनी होती है, टोटल इंट्रोपी में सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों आ जाते हैं। तो सिस्टम की इंट्रोपी इक्वेशन के साथ गिवन है प्लस 316। अब प्रॉब्लम ये है कि अगेन आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, इंट्रोपी जूल्स में और इंथैल्पी किलो जूल्स में, तो आप इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करोगे। मेरे लिए आसान काम क्या है कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूं अभी, या नीचे वाली इक्वेशन को डिवाइड बाय 1000 करोगे, मतलब 316 को डिवाइड बाय 1000 करो या ऊपर 130 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, बात तो एक ही है। और यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लो।
तो ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 411 केल्विन। अब 411 केल्विन से अगर टेम्परेचर आपका बड़ा होगा तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन जो है फिजिबल या स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर इससे छोटा टेम्परेचर होगा तो वो नॉन फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। तो ये टेम्परेचर की वो वैल्यू है मिनिमम टेम्परेचर, मतलब वो ये पूछा है मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस, मतलब आफ्टर 411 if you just increase the temperature more than 411 the reaction will become spontaneous। तो मिनिमम टेम्परेचर ये है, इसके बाद स्पॉन्टेनियस बनेगा। तो यही पूछता है हमेशा टी की वैल्यू डायरेक्ट रखनी होती है, टी की वैल्यू में कुछ ऐड वैड करके रखने की जरूरत नहीं है, हम 411 भी रख सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, 411 रख दो, डायरेक्ट वही आंसर है आपका। सर आप सी दोबारा कर दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। पूरा दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं, ये लास्ट पार्ट जो आपने ग्रीन से लिखा है इसको एक्सप्लेन कर। इसमें तो हमने फ्री एनर्जी की जगह 0 रख दिया। जब भी वो एक क्वेश्चन पूछेगा ना कि मिनिमम टेम्परेचर बताओ जिस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, फ्री एनर्जी की जगह 0 रख दो और टेम्परेचर की वैल्यू निकाल दो। बस ये ख्याल रखना कि इंथैल्पी चेंज को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम जो है वो जूल्स में होता है और इंथैल्पी चेंज किलो जूल्स में दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो वो भी जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो तुम्हारा आंसर है। ओके सर, सही है। अच्छा, इसका जो पार्ट डी है सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये मैंने हैंडआउट में जो है ना वो क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही आता है कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी जो है दोनों एंडोथर्मिक होती हैं, और डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन द डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी, तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होगी। तो वो आंसर ना हैंडआउट में लिखा हुआ है, वो आप याद कर लो, अगर ट्राई करो समझ आ जाए, नहीं आए तो फिर भी याद कर लो क्योंकि ये सेम रहता है आंसर इसका, तो ये मार्क्स तो आपके कंफर्म ही आएंगे। चले आगे बढ़े और ढूंढे क्वेश्चन को इसका। ये क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एरो अपवर्ड और डाउनवर्ड बन रहे थे ना, इसको जरूर रिवाइज करना एक बार, और रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन 10 इनकम्प्लीट है, इसको निकालते हैं। क्वेश्चन 12, अब देख लो, अगर 12 समझ आ रहा है तो उस पर हम टाइम नहीं लगाते, इसमें कुछ मुश्किल तो भाई यही है। इंट्रोपी में आपके पास 3 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो सिस्टम की इंट्रोपी निकलवाएगा, टोटल इंट्रोपी निकलवा के या टोटल फ्री एनर्जी निकलवा के आपसे पूछेगा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या टेम्परेचर तो पूछेगा कि जिस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो इस इन्हीं 3 टाइप के इसके क्वेश्चन घूम फिर के मिलेंगे तुम्हें। देख लो, इस क्वेश्चन को पूछना है तो मैं बता देता हूँ, वैसे इसमें कुछ है नहीं पूछने वाला। आगे बढ़ जाते हैं, चलें आगे, करना है वाला क्वेश्चन अभी। एमन, अशद, फैज, कुमैल, मरियम। प्रेडिक्ट द साइन फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन की एंट्रोपी मतलब सिस्टम की एंट्रोपी, एक ही बात। तो ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, 2 + 1 3 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट साइड पे 5 मोल्स हो गए टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीज हो गया, तो एंट्रोपी चेंज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब मोर पॉजिटिव होगा। तो एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव फॉर दिस, मतलब एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, कुछ भी लिख दो, पॉजिटिव लिख दो या ग्रेटर देन 0 लिख दो, एक ही बात है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ गैसेस आर फॉर्म्ड ऑन प्रोडक्ट साइड। अच्छा, फिर कह रहा है फ्री एनर्जी दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फ्री एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, और फ्री एनर्जी की वैल्यू में देखो किलो जूल्स में दिया हुआ है, जूल्स में नहीं दी हुई है आपको। कैलकुलेट द वैल्यू फॉर एंट्रोपी फॉर दिस रिएक्शन स्टेटिंग इट्स यूनिट। अब जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो तो हमने नहीं निकाली ना, उसने तो सिर्फ ये थ्योरेटिकली बताया आपने कि पॉजिटिव आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है वो आपको निकालना है। तो अगेन इक्वेशन वही है तुम्हारे पास, फ्री एनर्जी वाला जो इक्वेशन है
जिसमें आप इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन रख रहे हो और टी इनटू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक है, मैं इसको सिस्टम लिख देता हूँ, वरना अक्सर बच्चे टोटल एंट्रोपी और सिस्टम की एंट्रोपी। देखो टोटल एंट्रोपी तो जब आप फ्री एनर्जी की फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो टोटल एंट्रोपी तो है ही नहीं, सही है। और अगर आप फ्री एनर्जी की फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखते हो तो यहाँ पे भी टोटल एंट्रोपी आता है, जिसको मैं टी लिख रहा हूँ। फिर इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन माइनस टी इंटू दूसरी एंट्रोपी, इसमें सिस्टम की एंट्रोपी होगी। तो दूसरी वाली है ना राइट हैंड साइड पर, सिस्टम की एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन भी कहते हैं जिसको। इसने इसको सिर्फ डेल एस लिखा हुआ है, मैंने सिस कर दिया इसको सिस्टम अलग से बताने के लिए। और ये टोटल एंट्रोपी है जिसमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों इंक्लूडेड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बस। अभी हम फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन उठा रहे हैं क्योंकि वैल्यू फ्री एनर्जी की दी हुई है ना, कितनी दी हुई है 51। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो तुम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 यही जूल्स में कन्वर्ट करना चाहो तो कर दो, और फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को कन्वर्ट कर देना। अगर नहीं करना चाहो तो जो एंट्रोपी की वैल्यू आएगी वो किलो जूल्स में आएगी। नाउ इट्स अप टू यू। अगर आपने 51 लिखा है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फिर 241, ये भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। टी टेम्परेचर कितना गिवन है 1000 केल्विन मल्टीप्लाई बाय सिस्टम की एंट्रोपी। मैं सिस्टम लिख रहा हूँ, उसने सिर्फ डेल एस लिखा हुआ है इसको, ठीक है, एक ही चीज है। मैं सिस्टम लिख रहा हूँ, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन या एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एक ही चीज है, और उसने उसको डेल एस से शो किया हुआ है। आपने बस ये सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है, यानी रिएक्शन की एंट्रोपी निकालनी है। इसे 51 माइनस 241 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 1000। तो ये 1000 केल्विन है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने फ्री एनर्जी भी किलो जूल्स में गिवन है और इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी किलो जूल्स में, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो किलो जूल्स पे ही बनेगा। किलो जूल्स एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल्स या जूल्स मोल पर केल्विन। क्योंकि इसने यूनिट इसलिए पूछा हुआ है कि अगर आप जूल्स में निकाल ले तो फिर यहाँ पे जूल्स लिखना। अभी हम जो निकाल रहे हैं वो किलो जूल्स में निकलेगी हमारी। सही है, ये निकाल लो कितनी आ रही है। 51 माइनस 241 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1000, तो ये आ रही है 0.19 किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन। क्लियर है यहाँ तक बात? फाइल मैंने भेजी हुई है आप लोगों को। क्लोज करें इस चैप्टर को, आगे बढ़े नेक्स्ट।